दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं के विषय सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और जैक बोर्ड की तरफ से जितने भी मॉडल पेपर जारी किए गए उन सभी को आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, उन सभी के सोल्यूशन को आप लोग अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से आपकी बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला प्रश्न जो है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, जिसमें कि पहला प्रश्न दिया गया कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर इस प्रकार देना है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित है और दमनकारी सरकार होती है, तो उसको जो है निरंकुशवाद कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप निरंकुशवाद को आप अच्छे से उत्तर दे दीजिएगा, ठीक है, और इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया। तो दोस्तों इसका आंसर इस प्रकार देना है क्योंकि चौरा चौरी हत्याकांड में 22 सिपाही की हत्या हो गई थी, तो वह परेशान हो उठे तथा लोग हिंसक हो गए थे। उन्हें लगा कि आतंक का राज्य स्थापित हो जाएगा और उनके निर्दोष लोग मारे जाएंगे, इसलिए असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा, अर्थात वापस लिया गया। इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर आपको दे देना है। अगला सवाल है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों ये काफी वीवीआई सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम से पहले इसको रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि सत्ता का बंटवारा होने से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का आदेशा कम हो जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि अगर सत्ता का बंटवारा हो जाता है तो समाज जो है विभिन्न समूहों के बीच जो है टकराव का जो है अंदेशा कम हो जाता है, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर जो है अक्सर हिंसा और राजनीतिक स्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। इसलिए दोस्तों सत्ता की साझेदारी क्या है, आवश्यक है, अति आवश्यक है। इसलिए दोस्तों इसको जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, इसके कितने घटक होते हैं। तो दोस्तों 3 घटक होते हैं, ठीक है। चलिए इसको पहले समझते हैं राजनीतिक दल को। तो देखिए दोस्तों राजनीतिक दल जो है चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को राजनीतिक दल कहते हैं। इसके जो घटक है वो इस प्रकार है। पहला होता है दल का नेता, दूसरा होता है दल के सक्रिय सदस्य और तीसरा होता है दल के अनुयायी, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका 3 घटक होते हैं। तीनों घटक को जो आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको रख लीजिएगा। अगला सवाल दिया गया उदारवाद भूमि किसे कहते हैं, यहाँ यह जो है कहाँ पाई जाती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो आपका थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे दिया गया है आपके सेट पर, क्योंकि यहाँ पे उदारवाद भूमि नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे दिया गया है कि उदारवाद से आप क्या समझते हैं या उदारवाद किसे कहते हैं या कहां पाई जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर इस प्रकार आप लोगों को देना है कि उदारवाद वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्यों की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। उदारवाद की उत्पत्ति को 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में देखा जा सकता है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है और यह जो है सर्वप्रथम जर्मनी में पाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जर्मनी इसका आंसर आपको दे देना है, जो यहाँ पे दिया गया था कि उदारवाद जो है कहाँ पर पाई जाती है, तो इसका आंसर आप लोग देंगे जर्मनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि छोटा नागपुर क्षेत्र को खनिज का भंडार क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर देना है छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग केंद्रित है। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। लौह अयस्क का कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार के इनकी मांग की विशाल सम्मिलित है। इस प्रकार से दोस्तों छोटा नागपुर को जो है क्षेत्र के खनिजों का भंडार जो है कहा जाता है। इस प्रकार से आप जो है इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 7वां नंबर दिया गया कि प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग बहुत बार मैंने आपको बताया है और आप लोगों को भरसक पता होगा कि कुल राष्ट्रीय आय, ठीक है, देश की कुल राष्ट्रीय आय, यहाँ पे लिखेंगे देश की कुल राष्ट्रीय आय की कुल जनसंख्या से भाग करते हैं
तो उस राशि को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, इसे औसत आय भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूछा गया कि प्रति व्यक्ति आय को क्या कह सकते हैं या क्या कहलाती है। तो प्रति व्यक्ति आय जो है औसत आय भी कहलाती है। तो इसको आपको इस प्रकार से परिभाषा के अनुसार आपको लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है शॉर्ट आंसर टाइप के हैं। जो कि यहाँ पे पहला प्रश्न देख सकते हैं, दिया गया है कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या क्या बदलाव किए। तो दोस्तों इसका आंसर देना है कि निम्नलिखित बदलाव किए हैं। तो पहला पॉइंट में देना है कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए और कानून के सामने सबकी बराबरी के नियम को लागू किया गया। दूसरा पॉइंट देना है कि संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। तीसरा पॉइंट देना है कि प्रशासनिक विभाग जनों को सरल बनाया गया, समानती व्यवस्था को खत्म किया गया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों यानी कि जागीरदारी शुल्कों से मुक्त दिलाई गई। यानी दोस्तों यहाँ पे पहले क्या था कि किसानों को जो है, जागीरदारों को जो है एक शुल्क देना पड़ता था उसे अपनी उपज के बदले। तो वहाँ पर जो है इसकी जो है जागीरदारी की जो शुल्कें थी, ठीक है, जो उसको कर्ज दिया जाता था उसको पूरी तरह से मुक्त दिलाई गई, ठीक है। अगला पॉइंट देना है कि शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के विभिन्न नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट देना है यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। अगला पॉइंट है किसानों, मजदूरों, कार्यक्रम और नए उद्योगपतियों को अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्रदान की गई। अगला पॉइंट आपको लिखना है कि मानक नापतोल के पैमाने चलाए गए और एक राष्ट्रीय मुद्रा चलाई गई। अगला पॉइंट देना है कि एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन की में सुविधाएं दी गई। इस प्रकार से दोस्तों आप देखें कि यहाँ पे जो है शासन व्यवस्था के शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था में ज़्यादातर जो है नेपोलियन ने जो है बदलाव किए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है आंसर कंप्लीट हो चुका है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया गया कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या क्या मदद की। तो दोस्तों इसका आंसर लिखना है निम्नलिखित प्रकार से मदद की। पहला पॉइंट देना है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा पॉइंट देना है कि यह एक शक्तिशाली माध्यम बन गया जिससे राष्ट्रवादी भारतीय देशभक्ति की भावनाओं का प्रसार, आधुनिक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का प्रचार में विकास हुआ। अगला पॉइंट, प्रेस के माध्यम से राष्ट्रवादियों के लिए अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाना आसान हो गया। अगला पॉइंट, मुद्रण ने जन साधारण को स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व समर्पण करने की प्रेरणा दी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देखें तो राष्ट्रवाद में जो है मुद्रण संस्कृति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो है दी है, काफ़ी प्रकार से जो यहाँ पे मदद की है। तो दोस्तों इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया कि 1932 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय स्वशासन के दो महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर इस प्रकार देना है, पॉइंट बाय पॉइंट दर्शाना है। पहला पॉइंट लिखना है कि 1932 में, ठीक है, सॉरी 1992 में 1992 के 73वां संविधान संशोधन ने स्थानीय शासन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए जिनमें मुख्य निम्नलिखित है। तो पहला पॉइंट देना है कि 1992 से पहले स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव नियमित नहीं होते थे, परंतु 1992 के संविधान संशोधन के पश्चात चुनाव नियमित रूप से कराया संवैधानिक वैधता बन गई। दूसरा पॉइंट देना है कि 1992 के संशोधन से पहले निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित नहीं थी, परंतु 1992 के सुधारों के बाद इन जातियों के लिए सीटों को आरक्षित कर दिया गया। अगला पॉइंट देना है कि पहले यहाँ महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं थी, उन्हें अब 1/3 की संख्या में आरक्षित कर दिया गया। अगले पॉइंट लिखना है कि पहले यहाँ राज्य के पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव करने के लिए कोई संस्था नहीं था, वहाँ अब राज्य चुनाव आयोग गठित किया जाता है ताकि वह इन स्थानीय संस्थाओं का चुनाव स्वतंत्र रूप से करा सके। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो है स्थानीय स्वशासन की जो है महत्वपूर्ण जो है अंतरें यहाँ पे
92 के संशोधन के बाद जो है दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से रख लीजिएगा, क्योंकि इस बार ये 100% आने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित का मिलान करें। तो पहला दिया है आरक्षित वन, दूसरा दिया है रक्षित वन और तीसरा दिया है अवर्गीकृत वन। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है आरक्षित वन। आरक्षित वन किसको कहा जाता है कि आरक्षित वन, ठीक है, याद रखेंगे, आरक्षित वन का मतलब होता है कि वन एवं वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो देखिए आरक्षित वन क्या हो गया, तो ये हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, आरक्षित का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो है सरकार की निगरानी में है। तो इसका जो है 1 नंबर का ए हो जाएगा, सरकार व्यक्तियों और निजी समुदाय के अधीन वन और बंजर भूमि। तो ये हो गया सरकार के अधीन। ठीक है, तो जो कि आरक्षित वन कहलाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, उसके बाद दिया गया रक्षित वन। तो रक्षित वन क्या हो जाएगा, रक्षित वन हो जाएगा वन भूमि और अधिक संचरण से बचाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अवर्गीकृत वन, तो इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन। तो ये हो जाएगा अवर्गीकृत वन। ठीक है, ये तीनों जो है मैंने आपको अच्छे से बता दिया, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी दिए जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि जूट उद्योग को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों इसका उत्तर देना है कि जूट से बने कालीनों तथा टाटा बोरियों की मांग निरंतर कम हो रही है। दूसरा देना है कि जूट से बनी वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है, इसलिए निर्यात बाजार में इन्हें कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट देना है कि कृत्रिम धागा सबन सामान के बढ़ते हुए प्रचलन ने भी जूट उद्योग के लिए समस्या उत्पन्न कर दी है। तो इस प्रकार से दोस्तों जूट उद्योग की जो समस्याएं हैं आपको यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट आपको 3 पॉइंट में आपको लिख देने हैं। ठीक है, अगला सवाल दिया गया कि तृतीय क्षेत्रक जो है वो अन्य क्षेत्रकों से कैसे अलग है, उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है। दोस्तों यह जो है आपका सेट 1 में भी दिया गया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिया जाए सेम आपका जो है क्वेश्चन वहां पे लिखना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर लिखना है कि तृतीय क्षेत्रक जो है, तृतीय क्षेत्र में जो क्रियाएं होती है वह प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में सहायता करती है। यह क्रियाएं अपने आप उत्पादक नहीं होता, परंतु उत्पादक कार्यों की सहायता हो सकती है। उदाहरण के लिए प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों द्वारा किया जाने वाला उत्पादन ट्रकों या रेलों द्वारा अन्य स्थानों पर पहुंचाया जाता है। कभी कभी माल को गोदामों में भी रखा जाता है। अन्य व्यापारियों से टेलीफोन पत्रों द्वारा बात करके या बैंकों से रुपया उधार लेकर माल का भुगतान किया जाता है। यह सारे काम तृतीय कार्यों के उदाहरण है। इसका अर्थ यह है कि तृतीय क्षेत्र सेवा का कार्य है, ना कि उत्पादन का कार्य, इसलिए यह अन्य क्षेत्रों से क्या है, अलग है। इसलिए क्या है, यह जो है अन्य क्षेत्रों से अलग है बच्चों। तो इसको जो है आप कॉपी में जो है नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफी बीबीआई है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। तो इसको स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले भाषा के अनुसार लिखेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर। लिखेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी में व्यक्ति कार्य करता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन वास्तव में वो जो है बेरोजगार होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, कार्य करता हुआ। ठीक है, क्या लिखना है, यहाँ पे कार्य करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वह वास्तव में क्या होता है, बेरोजगार होता है। जबकि मौसमी बेरोजगारी में किसान या व्यक्ति निश्चित अवधि में काम करने के बाद बेरोजगार हो जाता है। यानी दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है कि वह शिक्षित तो है, लेकिन क्या है कि वह जो है काम करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके पास कोई रोजगार नहीं है, वो पूरी तरह से बेरोजगार है। और लेकिन मौसमी बेरोजगारी में क्या होता है कि एक निश्चित समय के लिए, यानी कि मौसम के अनुकूल जो है, जैसे कि किसान हो गया या कोई व्यक्ति जो है एक निश्चित समय के लिए जो है वो काम करता है, लेकिन उसके बाद वो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाता है। दूसरा पॉइंट में देना है कि ऐसी स्थिति जिसमें बेरोजगारी के आंकड़ों द्वारा दर्शाए गए लोगों से अधिक संख्या में लोग बेरोजगार होते हैं, जबकि मौसमी बेरोजगारी में ऋतु परिवर्तन के हिसाब से बढ़ने वाली बेरोजगारी जो अधिकतर कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार से दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर आपको बता देने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन से है, जो कि यहाँ पे पहला प्रश्न इसका लॉन्ग का दिया गया है कि मरियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह से उन्हें चिन्हित किया गया उसका क्या महत्व था। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि जर्मेनिया और
मरियान जो है वो कौन थे और इसे जो है किस उद्देश्यों पर जो है उसका महत्वपूर्ण जो है जैसे कि उसका जो है स्तंभ बनाया गया है, मूर्ति बनाई गई है, किस तरीके से बनाया गया, इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए दोस्तों, इसका आंसर इस प्रकार देना है कि फ्रांस की क्रांति के दोनों में कलाकारों, ठीक है, फ्रांस की क्रांति के दिनों में, यानी कि जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी उन दिनों में जो है कलाकारों ने नारी रूप को या नारी रूपों का जो है प्रयोग उनके विचारों को प्रकट करने के लिए किया। कुछ कलाकारों ने इन महिला रूपों को जो है प्रयोग एकता के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किया। फ्रांस में राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लोकप्रिय ईसाई नाम मरियान दिया गया। उसे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दिखाया गया और उसकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहे पर लगाई गई ताकि लोगों को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रही। तो ये हो रहा है कि आपका मरियान का। उसके बाद दोस्तों जर्मेनिया के बारे में लिखना है कि इसी प्रकार जो है जर्मनी में जर्मन राष्ट्र के प्रतीक के रूप में जर्मेनिया का रूपक माना गया। उसे बलूत वृक्ष के पत्तों के मुकुट में सजाया गया क्योंकि जर्मनी में बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि मरियान और जर्मेनिया को किस तरीके से जो है चिन्हित किया गया है और उसका जो है महत्व किस प्रकार से है। तो दोस्तों इसको जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया गया, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। तो इसका आंसर आपको पॉइंट बाय पॉइंट देना है। तो पहला पॉइंट है कि लोकतंत्र लोगों का शासन होता है, लोगों द्वारा निर्मित होता है और लोगों की भलाई के लिए काम करता है। इस कथन में लोकतंत्र की बुनियादी विशेषताएं छुपी हुई है। दूसरा पॉइंट है कि यह लोकतंत्र ही है जो एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना को संभव बनाता है। ऐसी सरकार कायदे कानून को मानती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। जिस दिन ऐसी सरकार का विधानमंडल में बहुमत समाप्त हो जाता है उसी दिन उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। अगला पॉइंट देना है कि यह लोकतंत्र ही है जिसमें सरकार जिम्मेदारी से काम करती है और लोगों के हितों का ध्यान रखती है। चौथा पॉइंट देना है कि लोकतंत्र में ही विरोधी राजनीतिक दल स्वतंत्रता से सरकार की नीतियों की आलोचना करके उसे अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बना सकते हैं। अगला पांचवा पॉइंट देना है कि लोकतंत्र ही सरकार की वैधता को संभव बनाता है। जब कोई भी सरकार अल्पमत में आती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है क्योंकि उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। अगली सरकार तब ही अस्तित्व में आती है जब वह अगले चुनाव में अपना बहुमत प्राप्त कर लेती है। बिना लोगों का विश्वास प्राप्त किए कोई भी नई सरकार नहीं बना सकती। यही चुनाव प्रक्रिया सरकार की वैधता पर मुहर लगाती है जो केवल लोकतंत्र में ही संभव है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो है 5 पॉइंट में आपको उत्तर देने हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि उच्च औद्योगिक की अवस्थी या स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करें। तो दोस्तों इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि उद्योग हर जगह पर विकसित नहीं हो पाते हैं। उनकी स्थापना ऐसे संस्थानों पर की जाती है जहां उत्पाद के निर्माण और विक्रय पर लागत कम से कम आए और अधिक से अधिक लाभ हो। ऐसी अवस्थिति का चयन काफी सोच विचार के उपरांत किया जाता है। किसी भी उद्योग की अवस्थिति अनेक प्रकार के कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है, जो कि इस प्रकार है। जो कि पहला है बाजार। तो बाजार के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन कर देना है कि उद्योगों की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना है। बाजार से अभिप्राय उस क्षेत्र से होता है जहां तैयार माल की मांग हो और वहां के निवासियों में उन वस्तुओं की को खरीदने की क्षमता भी हो। दूसरा पॉइंट है कि कच्चे माल की प्राप्ति। अगर दोस्तों कच्चे माल की प्राप्ति नहीं होगी तो क्या उद्योगों पर कोई प्रभाव पड़ सकता है? नहीं होगा, क्योंकि उसका माल बिकेगा ही नहीं, उसमें उत्पादन होगा ही नहीं। तो दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट में आपको लिख देना है कि कच्चे माल की प्राप्ति। इसका डिफिनेशन लिखना है कि उद्योगों के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं आसानी से परिवहन योग्य होना चाहिए। कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थित होने वाले उद्योग है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ह्रासमान भार वाले कच्चे माल का प्रयोग करने वाले उद्योग जैसे कि चीनी उद्योग,
दूसरा हम दे देना है पॉइंट में कि भारी कच्चा माल प्रयोग करने वाले उद्योग जैसे कि लोहा, इस्पात उद्योग। तीसरा देना है कि कच्चे माल का भार कम होने वाले उद्योग जैसे कि तांबा उद्योग। चौथा देना है कि शीघ्र नष्ट होने वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योग जैसे कि दुग्ध पदार्थ, डिब्बाबंद फल इत्यादि। तो इस तरीके से जो आपको यहाँ पे 4 पॉइंट देना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में आपको लिख देना है कि शक्ति के साधन। तो शक्ति के साधन में लिखना है कि वे उद्योग जिन्हें जो है अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है शक्ति स्रोतों के समीप ही लगाए जाते हैं जैसे कि एल्युमिनियम उद्योग, ठीक है। और उसके बाद चौथा पॉइंट देना है कि श्रम आपूर्ति। तो आगे इसका पॉइंट लिखना है कि कंप्यूटरों के बढ़ते उपयोग, यंत्रीकरण, स्वचालन और एवं औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन के कारण उद्योगों की श्रमिकों पर निर्भरता थोड़ी कम हुई है। फिर भी औद्योगिक विकास के लिए उचित वेतन पर सही श्रमिकों का महत्व आज भी बना हुआ है। अगला पॉइंट देना है कि परिवहन एवं संचार की सुविधा, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको समझेंगे। यहाँ पे आपको देना है कि कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए और उत्पादित माल को खपत केंद्रों तक पहुँचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं उद्योगों की अवस्थिति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। उद्योगों के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान एवं प्रबंधन के लिए संचार की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। आगे लिख देना है कि सरकारी नीति में उद्योगों के अवस्थितीकरण को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण कारक है। आगे दोस्तों अगला जो आपका यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार से उसका हो गया। इसका अगला जो प्रश्न दिया गया है कि धारिता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी बीबीआई, इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे उसका उत्तर देना है कि विकास का मतलब केवल वर्तमान को सुखहाल बनाना ही नहीं है बल्कि आने वाले पीढ़ी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना भी है। धारणीयता का मतलब होता है कि ऐसा विकास करना जो आने वाले कई वर्षों तक सतत चलता रहे। यह तभी संभव होता है जब हम संसाधन का दोहन करने की वजह उनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें। पिछली सदी में दुनिया के तेजी से औद्योगिकरण से अस्थायी विकास का मुद्दा उभरा है। यह महसूस किया जाता है कि आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण ने प्रकृति संसाधनों का बहुत शोषण किया है। स्थिरता प्राकृतिक संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देती है। यदि हम उन्हें आर्थिक रूप से इस्तेमाल करते हैं तो विकास के लिए हमारे वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धरती में पर्याप्त संसाधन है। लेकिन यदि हम तेजी से आर्थिक विकास के लालच में उनका उपयोग करते हैं तो हमारी दुनिया एक विशाल बर्बाद भूमि बन सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का यानी कि जो क्वेश्चन है कि धारिता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल जो कि लास्ट सवाल दिया गया, जो कि यहाँ पे दिया गया कि भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। दोस्तों अब मैंने आपको देखिए हीराकुंड के बारे में तो मैंने पहले ही बताया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला दिया है काली मृदा। काली मृदा क्या होता है, तो काली मृदा जो है झारखंड के समीप में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो आएगा काली मृदा, ठीक है। आपको इस जगह देना है ये काली मृदा है, ठीक है। पहला पॉइंट हो जाएगा काली मृदा। हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध जो है यहाँ पर है, तो इस जगह है हीराकुंड बांध, इसको आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। उसके बाद है चावल उत्पादक क्षेत्र। तो चावल उत्पादक क्षेत्र जो है ये यहाँ से लेकर इस तरीके से, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, तो ये वाला जो है यहाँ से लेकर ये चावल उत्पादक क्षेत्र है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है चावल उत्पादक क्षेत्र है। इसको आप कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दिया है कि भलाई इस्पात संयंत्र। तो भलाई इस्पात संयंत्र जो है यहाँ है, तो इस जगह जो है भलाई इस्पात संयंत्र है। उसके बाद कोलकाता पतन, तो कोलकाता पतन जो है इस जगह तीसरा पॉइंट में जो यहाँ पे दिया है इस जगह हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इसका जो है आप लोगों का चित्र को जो है इसका नाम भी आप लोग लिख दीजिएगा और उसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों आपके एग्जाम में जो है ना वहाँ पे आपका भारत का वहाँ पे जो है मैप वहाँ पे दिया जाएगा, नक्शा आपको जो है मानचित्र दी जाएगी जिसमें आपको सिर्फ अंकित करना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिल सके और लेटेस्ट अपडेट भी आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।